हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आप अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्लास 10 का केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया एवं प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ा था कि समीकरण क्या होता है और अभिक्रियाएँ किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। इस कक्षा में इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, जैसा कि समीकरण और अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, यह तो इधर उधर का क्लास नहीं है। क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और NCERT बुक का यह क्वेश्चन है। NCERT बुक का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन हम आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं कि केवल 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट है। यह क्लास BPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, NCERT पैटर्न है, NCERT बुक्स है, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाएंगे इस क्लास से, ठीक है। दोस्तों, यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्लास क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है, जैसा कि उसका पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि अभिक्रिया में किस चीज़ का भाग लेता है और क्या क्या बदलाव होता है। कक्षा 9 में हमने पढ़ चुका है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु का बाहर से आता है और न ही उसमें बाहर से मिश्रण में आता है, ठीक है। यानी बाहर में जाता है ना बाहर से आता है, ठीक है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध टूटने में जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो परमाणु में आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। है ना, इस तरह से अभिक्रिया बनती है, ठीक है, होती है। उसका पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया जो होती है वह संयोग करके बनती है। संयोजन अभिक्रिया संयोग करके बनती है, ठीक है। संयोग क्या होता है कि एक से अधिक तत्व का संयोग करके एक अभिक्रिया होती है और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, है ना, तीव्रता से अभिक्रिया करके इसके साथ तो बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, कैसे ये देख सकते हैं। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, जल है, ये जल है और जल में कैल्शियम ऑक्साइड डालें, जल में कैल्शियम ऑक्साइड डालें। यहाँ पर देखिए जल में कैल्शियम ऑक्साइड डाले हैं तो क्या निकला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और ऊष्मा, बुझा हुआ चूना और ऊष्मा निकला, ठीक है। बुझा हुआ चूना और ऊष्मा निकला है। इस तरह का जो अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक तरह का संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण होता है। देख रहे एकल उत्पाद का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बुझा हुआ चूना का निर्माण हो रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण जो है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया से निर्मित, ऊपर दी गई अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के जल का उपयोग कर दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग कहाँ करते हैं, दीवार को सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है।
ठीक है, दीवारों पर चमक आ जाती है। समझ में आ गया। रोचक बात है कि संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र भी संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है, CaCO3 ही है, CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 यानी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। एक अगला अभिक्रिया है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये भी इस तरह का जो अभिक्रिया है ये भी संयोजन अभिक्रिया, क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला अभिक्रिया यहाँ देखिए, जल को H2 को O2 से अभिक्रिया कराएं, H2 को यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो क्या है? H2O का निर्माण, H2O का निर्माण हुआ, यानी कि जल का निर्माण। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो जल का निर्माण हुआ, क्या हुआ? एक जल का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? क्रियाकलाप 1.4 में क्या है? 1.4 में क्रियाकलाप 1.4 में देखिए क्या है? 1.3 1.4 1.4 में देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, समझ लीजिए। पहले समझिए, पढ़िए। जिन अभिक्रिया में उत्पाद, यहाँ पर देखिए, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर CH4 यानी मीथेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त है, ऊर्जा की प्राप्ति हुई। यहाँ पे जो है ऊर्जा की प्राप्ति, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऊष्मा निकला तो यहाँ ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या आप जानते हैं कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कैसे? तो समझिए। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए क्या कौन सी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहाँ से? तो भोजन से मिलता है। पाचन क्रिया के समय हम खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचता है और उससे क्या
गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर क्या करता है, ज्वाला गर्म क्या आता है, जैसे कि दिखाया गया है, क्या निकलता है, उसके पश्चात क्या निकलता है, उसकी तब देखते हैं क्या होता है। तो आपने इस प्रक्रिया का उदाहरण देखा होगा कि आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है ना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ, गर्म करने पर क्या होता है, फेरस सल्फेट हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, ठीक है, उसको आप सूंघ सकते हैं। जैसे कि यार देखिए अभिक्रिया से फेरस सल्फेट को क्या किया है, फेरिक ऑक्साइड से गर्म किया, सॉरी फेरस सल्फेट को उष्मा के साथ गर्म किया है, फेरस सल्फेट को उष्मा के साथ गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ, से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। आप देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, यानी इस अभिक्रिया करा तो तीन प्रकार का उत्पाद बना है, ठीक है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का जल त्याग देता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्या करता है, क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये ठोस है, बाकी दोनों ये गैस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। आप BPSC हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के लिए तो बहुत ही रामबान ये टॉपिक है, कि खास करके यह क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। उष्मा के द्वारा अभिक्रिया होते हैं, वियोजन अभिक्रिया होता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। एक अभिक्रिया और देखते हैं। लेड नाइट्रेट को क्या किया, लेड नाइट्रेट को तापन किया है, उसको गर्म किया है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, यानी कि एक बड़ा उत्पाद टूट करके तीन छोटे छोटे उत्पाद में क्या हुआ, विघटित हो गया, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया हो गई। कोई दिक्कत। चलिए अगला अभिक्रिया देखिए क्या है। उसी प्रकार यहाँ भी और भी अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया और है। कहता है कि चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद क्या कर सिल्वर क्लोराइड का रंग को देखते हैं, तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड है धूसर रंग का हो जाता है, ठीक है, धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है, वियोजन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। AgCl देखिए AgCl यानी कि क्या है, सिल्वर क्लोराइड को क्या किया है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित किया है तो गोल्ड अलग हो गया है, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन भी अलग हो, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। 2AgBr
प्लस 2Ag प्लस Br, यानी कि Ag सिल्वर ब्रोमाइड को जब गर्म किया है, सिल्वर ब्रोमाइड को जो सूर्य प्रकाश में गर्म किया है तो क्या हो गया, सिल्वर अलग और क्या हो गया, ब्रोमाइड अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया था, वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब अगला अभिक्रिया को जानते हैं। अगला अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अगला का क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होती है विस्थापित करना, एक दूसरे से विस्थापित करना, एक दूसरे से विस्थापित करना, एक दूसरे में अदल बदल करना। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। एक प्रयोग से देखते हैं। लोहे के 3 कील लेने के लिए बोलता है। लोहे की 3 कील लीजिए, 3 कील लीजिए, इसमें रेगमाल से रगड़ कर साफ कर दीजिए। ए तथा बी से चिन्हित कर 2 प्रश्नावली को ले लीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्नावली को चिन्हित करके प्रश्नावली लिया है, यहाँ पे देखिए चिन्हित करके प्रश्नावली ए, प्रश्नावली बी लिया है। ठीक है, देखिए ले लीजिए। अब कहता है दोनों कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना में करने के लिए एक कील को अलग करिए। 20 मिनट के पश्चात दोनों कीलो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए और कहता है कि दोनों में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करने के लिए बोलता है। ठीक है, तुलना करने के लिए बोलता है। तो देखिए क्या होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए कील लिया, यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का विलयन के साथ किया है, एक ठीक है, ये 2 कील को लगा। अब क्या किया है, उसके पश्चात लोहे की कील का रंग भूरा क्यों होता है? लोहे की कील का रंग यहाँ पर देखिए भूरा हो गया। क्या हो गया, ये भूरा हो गया। तो भूरा क्यों हुआ, भूरा क्यों? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? कॉपर सल्फेट का जो विलयन हुआ नीला रंग, नीला था, यह मलिन क्यों पड़ गया, इस पर क्यों पड़ गया? तो यहाँ पे देखिए फेरिस यानी कि लोहा का क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया और डालने के बाद क्या है तो फेरस आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया, आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग, और आयरन सल्फेट क्या हो गया, बना और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, कॉपर अलग हो गया। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ ही कॉपर को विस्थापित अलग कर दिया, कॉपर को है ना अलग कर दिया और इसके साथ अभिक्रिया करके एक साथ आ गया, कॉपर को अलग। ठीक है, अर्थात इस अभिक्रिया को विस्थापन, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, विस्थापन मतलब एक दूसरे से अलग कर देना, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। उसी प्रकार लेड को कॉपर क्लोराइड में डाला, कॉपर क्लोराइड में डाला तो लेड क्लोराइड बना और कॉपर अलग हो गया। यानी कि इस तरह की जब अभिक्रिया हुआ तो उसमें क्या पता चला कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, यानी कि अधिक क्रियाशील था, इसीलिए क्या किया कि क्लोराइड को अपने साथ ले लिया। ये भी अधिक क्रियाशील था, इसलिए क्या किया सल्फेट को अपने साथ ले लिया, कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, कॉपर को उसके योग से विस्थापित कर दिया, उसके योग से विस्थापित यानी अलग कर दिया। ठीक है, अब अगला अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या रहेगा, दोनों उत्पाद में से दोनों अलग अलग होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक उदाहरण देखना ही पड़ेगा। इसमें क्या कहता है, एक प्रश्न 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं, एक प्रश्नावली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं। एक अन्य प्रश्नावली में 3 ml बोरियम क्लोराइड लेते हैं। दोनों विलयनों को क्या करते हैं, दोनों विलयनों क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद देख रहे हैं
इसमें सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसमें बेरियम सल्फेट, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या घटना है सो देखिए, क्या घटना प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविले है। इस अविले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, अविले का मतलब ठीक से मिला नहीं, अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट को क्या किया है ना, बोरियम सल्फेट क्लोराइड से अभिक्रिया के मिला दिया है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से मिला दिया तो क्या है, तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन यानी कि इसमें से विस्थापित हुआ, इसमें से विस्थापित हुआ, दोनों में से हुआ तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया और यह एक अवक्षेप का निर्माण कर दिया। ठीक है, एक अवक्षेप का निर्माण किया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, कोई दिक्कत। अब अगला है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अगला है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। एक कहते क्रियाकलाप को देख, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूड़ी लेकर उसे गर्म करते हैं। एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूड़ी लेकर उसे गर्म करते हैं। कॉपर चूड़ी की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर चूड़ी की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। यह कॉपर ऑक्साइड जो है ना, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यदि कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है, तापन को मतलब सूर्य के प्रकाश में दिया, ताप कराया तो बना। यदि सभी इस गर्म पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होती है। ठीक है, कॉपर प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, कॉपर और जल का निर्माण हो। ठीक है, कॉपर अलग और जल अलग हो गया। तो दिक्कत यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इसका उपचयन हुआ। क्या है, तो उसको कह सकते हैं हम, तो उसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होता है किसी पदार्थ में तो वहाँ कह सकते हैं वहाँ पर उपचयन हुआ। और जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो हम कह सकते हैं वहाँ पर कि वह उसका अपचयन हुआ। ठीक है, अपचयन यानी कि कहाँ का ह्रास हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और H2 में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। यहाँ पे H2 क्या हो गया, H2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ है, यहाँ उपचयन हुआ और यहाँ पे जब ह्रास हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, ये अपचयन हुआ, यहाँ उपचयन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ह्रास हुआ तो अपचयन, यहाँ पे वृद्धि हुआ तो उपचयन, कोई दिक्कत नहीं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए हम इसीलिए यहाँ अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए उपचयित हुआ है। क्या हुआ, उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में
एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो क्या होता है, इस अभिक्रिया को उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ग्राफ से देखें, CO ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, यहाँ अपचयन हो गया। H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि है, यहाँ पे हम कह सकते हैं उपचयन हुआ, ठीक है, उपचयन हुआ। यहाँ पे भी देखिए जिंक में क्या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे यह अपचयन हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए MnO2 में प्लस 4HCl, यहाँ पे देखिए O का ह्रास हो गया, O का ह्रास हो गया यहाँ से, और यहाँ पे आ गया ह्रास हो गया, तो यहाँ उपचयन हो गया, अपचयन हो गया। अब यहाँ देखिए उपचयन हो गया, ये उपचयन, ये अपचयन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी प्रभाव होती है जो देखा जा सकता है। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना, और संयोग होने का कारण क्या होता है कि पदार्थ का टूटना या ह्रास होना, ठीक है। अब संरक्षण को कहते हैं संरक्षण। आपने अवश्य देखा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तु चमकीली होती है। जब लोहा की वस्तु बनाते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, लोहा की वस्तु चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है ना, लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं से भी कोई ऐसा भी परिवर्तन होता है, तथा आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया होगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आद्रता के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होती है। संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं, ठीक है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रोलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तु की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, ठीक है। इसलिए क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए, ठीक है, बचाना चाहिए। तब देखिए विकृत गंधिता, कुछ ऐसा पदार्थ जिसमें गंध देता है, खुशबूदार गंध देते हैं, कुछ खराब गंध देती है, उसको क्या कहते हैं, कैसे होता है? तो वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो अपचयित होने पर तेल या वसा, अपचयित होने पर क्या होता है, तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ अति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, ठीक है। उसमें सक्रिय गैस डाल देते हैं, नाइट्रोजन से जैसी सक्रिय गैस डाल देते हैं। चिप्स क्या होता है, वह सक्रिय रहता है, ठीक है, सक्रिय रहता है, उपचयन न हो सके, टूट न सके, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में ही NCERT का पहला चैप्टर खत्म हो गया। कल मिलते हैं।
ठीक है, कल मिलते हैं अगले चैप्टर में, या नहीं तो क्वेश्चन आंसर से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी केवल बुक चलेगा, अभी केवल बुक चलेगा। ठीक है, लगातार बुक चलेगा और मॉक टेस्ट क्वेश्चन आंसर चलेगा वह लास्ट टाइम में। ठीक है, जब ख़त्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा सेट एक ही बार में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।